आज हम बात करते हैं डिफ्यूजन के विषय में, जो कि एक प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक होता है। डिफ्यूजन का हिंदी मीनिंग होता है विसरण या फिर प्रसरण जिसको बोलते हैं। ये पौधों में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस के द्वारा बहुत सारी गैसेस का आदान प्रदान होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का आदान प्रदान होता है। जैसे अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड के वायुमंडल में एक पर्याप्त अमाउंट में, पर्याप्त कंसंट्रेशन में है, लेकिन जब पत्तियों में ये पहुंचता है, कैसे पहुंचता है? ड्यू टू डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन के द्वारा ये प्लांट्स के जो भी लीव्स हैं, उनके स्टोमेटा होते हैं, उन स्टोमेटा के द्वारा ये प्लांट की लीफ में पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें कि ये डिफ्यूजन क्या होता है, तो उसको समझने के लिए ये है कि डिफ्यूजन एक इस तरह का प्रोसेस है कि इसमें पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है, ठीक है, उनकी जो गति है, वो गति क्या है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स का फ्लो होता है। तो इससे क्या होता है, अगर अधिक सांद्रता के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो कम सांद्रता के मॉलिक्यूल्स की ओर अपने आप मूवमेंट करते हैं। और किसके कारण करते हैं? क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स में या पार्टिकल्स में किसके कारण? गतिज ऊर्जा के कारण, काइनेटिक एनर्जी के कारण ऐसा ये प्रोसेस होती है। इसको समझ लेते हैं। इसको सबसे पहले क्या है कि डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन का मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, या फिर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स, या तो कण या फिर कोई भी अणु। इस तरह के अणु क्या मूवमेंट कैसा होगा कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब कि अधिक मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो कैसा होगा? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। इसको समझने के लिए डायग्राम बना लेते हैं कि इस तरह से एक हमारा बीकर है, ठीक है, इस बीकर में कोई भी एक पार्टिकल्स हैं किसी भी मॉलिक्यूल के, ये एक जगह पे ऐसे रखे हैं, ठीक है। लेकिन जब डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी, ठीक है, एक ये चैम्बर समझ लेते हैं ए, और जब डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी तो इसके बाद कैसा होगा कि इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो सब एक समान कंसंट्रेशन में हो जाएंगे। ठीक है, समान कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि एक तरह से ये इनका जो डिफ्यूजन के द्वारा इनकी जो सांद्रता है वो लगभग एक समान हो जाएगी हर तरह में। ठीक है, ये क्या है कि अपनी यहाँ तो सब इकट्ठे हैं, लेकिन यहाँ सब आपस में एक समान सांद्रता में। यहाँ क्या है कि इस क्षेत्र में इन मॉलिक्यूल्स की या पार्टिकल्स की सांद्रता अधिक है और यहाँ पे कोई भी सांद्रता नहीं है। यहाँ पे सांद्रता कैसी होगी? कम होगी, लोअर कंसंट्रेशन होगी। तो इसका मतलब क्या है? डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा क्या होता है कि ये एक समान सांद्रता में सभी मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। तो यही प्रोसेस क्या है? डिफ्यूजन। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे एक हमने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक समझने के लिए क्या है कि अधिक सांद्रता से, कैसे समझ सकते हैं? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, ठीक है। इसमें क्या है कि यहाँ पे सांद्रता, ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ जो मॉलिक्यूल्स की सांद्रता है वो अधिक है, हाई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सांद्रता कम है। ये क्या है कि लोअर, कम सांद्रता है, ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन जब डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी उसके बाद क्या होगा कि ये समान, जो भी एक चैम्बर है, उस चैम्बर में या रूम में एक समान मॉलिक्यूल्स की सभी में सांद्रता होगी। यहाँ
केवल इस क्षेत्र में ज़्यादा सांद्रता, यहाँ पे सभी में। तो यही प्रोसेस क्या है, डिफ्यूजन की प्रोसेस बोलते हैं। और ये किसके कारण होती है, काइनेटिक एनर्जी के कारण। काइनेटिक एनर्जी मतलब मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स में जो काइनेटिक एनर्जी होती है या गतिज ऊर्जा होती है, उसके कारण ये प्रोसेस चलती है। अधिक सांद्रता से मॉलिक्यूल्स कम सांद्रता की ओर अपने आप फ्लो या गति करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या, जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड का पढ़ा कि जब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है या क्रिया होती है, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लीव्स में क्या होगी, सांद्रता कम होगी, ठीक है, यहाँ CO2 कम है। लेकिन जो हमारा वायुमंडल है बाहर, इस वायुमंडल में CO2 की सांद्रता अधिक है। तो उससे क्या है, इस काइनेटिक एनर्जी के द्वारा स्टोमेटा के माध्यम से ये CO2 इन पत्तियों में आ जाती है, ठीक है, जहाँ इसकी एक जो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है वो प्रोसेस में आ जाएगी। तो ये क्या हो गया कि CO2 का स्टोमेटा के माध्यम से हमारी लिप्स में जो प्रोसेस आएगी, मतलब आने की क्रिया या गति की क्रिया किसके द्वारा होती है, डिफ्यूजन के माध्यम से। इसी तरह से एक एग्जांपल और है जिसको हम कॉपर सल्फेट या तूतिया बोलते हैं, ठीक है, क्या कॉपर सल्फेट, ठीक है, नीले कलर का एक सबस्टेंस होता है। इसको अगर हम बीकर में डाल लें, इसके कुछ पार्टिकल्स को, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट इसको समझ लो, तो कुछ समय बाद क्या होगा कि इस पानी का पूरा का रंग जो है कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है कि पहले जो पार्टिकल्स थे ये, यहाँ इनकी सांद्रता अधिक थी, लेकिन कुछ समय बाद ये पूरे पानी में एक साथ एक समान सांद्रता में मिक्स हो जाएगा। किसके कारण, डिफ्यूजन के कारण। तो ये कुछ डिफ्यूजन के जो मेन एग्जाम्पल्स हैं वो हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें हाइड्रोजन सल्फाइड का, ठीक है, H2S जो गैस है, ठीक है, नॉर्मली ये लैब में होती है, ठीक है, इसका बहुत सारी यूटिलाइजेशन होता है। तो ये इसकी अगर हम इसको खोल लें तो ये अपने आप पूरे कमरे में या पूरी लेबोरेटरी में क्या है, ये पूरी एक समान मात्रा में इसकी स्मेल आने लगेगी, ठीक है। ठीक है, किसी भी लैब में, लेबोरेटरी में क्या है कि H2S की गैस समान मात्रा में फैल जाती है, उसकी स्मेल। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल है जिसको हम इत्र बोलते हैं, परफ्यूम, ठीक है, परफ्यूम। सेम यही क्या है कि परफ्यूम की हम शीशी को जब खोलते हैं, लगाते हैं, तो वो क्या है कि उसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो इस तरह से ये एग्जांपल्स हो गए किसके, हमारे डिफ्यूजन के। और ये किसके कारण होती है, काइनेटिक एनर्जी के कारण। इस पे ग्रेविटी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, ग्रेविटी का क्या पड़ता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। किसके कारण होती है, केवल काइनेटिक एनर्जी, जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी गतिज ऊर्जा के कारण ये गति संभव होती है। इसको बहुत सारे कारक फैक्टर्स जो होते हैं प्रभावित करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम इसके प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो सबसे पहले क्या, टेम्परेचर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तापमान। ये क्या है कि तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे जो इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये प्रोसेस, जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है, ये और तेज हो जाएगी। इसकी प्रोसेस क्या होगी, वो बहुत फास्ट हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम बात करें कि क्या है, कंसंट्रेशन का मतलब जो हमारी ये मॉलिक्यूल्स की सांद्रता जितनी अधिक होगी, ठीक है, या जितने अधिक कंसंट्रेट ये हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, तो उसी अनुपात में, उसी रेशियो में क्या है कि इनकी गति भी तेज हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्या, हमारे सांद्रता भी इनकी गतिज ऊर्जा को या फिर हमारा डिफ्यूजन की प्रोसेस को प्रभावित करती है। टेम्परेचर भी प्रभावित करेगा, कंसंट्रेशन, ठीक है। टेम्परेचर क्या है, अगर बढ़ेगा
तो इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या है कि प्रोसेस तेज हो जाएगी। सेम इसी तरह से अगर मॉलिक्यूल्स की या पार्टिकल्स की सांद्रता अधिक है तो जितनी अधिक सांद्रता होगी उतनी तेजी से ये मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। होती है ऑस्मोसिस, जिसकी बोलते हैं हम क्या, परासरण। परासरण में क्या है कि मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स का जो सांद्रता होती है वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर मॉलिक्यूल्स गति करते हैं। ठीक है, इसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं। उस झिल्ली के माध्यम से कम सांद्रता के मॉलिक्यूल्स और फिर अधिक सांद्रता के मॉलिक्यूल्स दोनों अलग अलग डिफ्रेंशिएट रहते हैं, और जब ये प्रोसेस चलती है तो इसमें अधिक कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं। तो इसको हम समझ लेते हैं, लिख लेते हैं कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स, movement of particles molecules in lower concentration into higher concentration। ठीक है, इसमें क्या है कि लोअर कंसंट्रेशन से कम सांद्रता से मॉलिक्यूल्स अधिक सांद्रता की ओर फ्लो करते हैं, मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। इसमें क्या है कि बहुत सारी प्लांट प्रोसेस हैं, जैसे जितने भी जल अवशोषण होता है, जो जड़ों के माध्यम से पौधा जल का अवशोषण करता है, मिनरल्स का अवशोषण करता है, वो क्या है कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर पार्टिकल्स या जो जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो मूवमेंट करते हैं। इसी तरह से ये प्रोसेस क्या है कि इसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली, मतलब एक अर्धपारगम्य झिल्ली है जिसको क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या, अर्धपारगम्य झिल्ली। इस झिल्ली के माध्यम से एक तरफ क्या है कि कम सांद्रता के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इधर क्या है कि लोअर कंसंट्रेशन है, ये क्या है, लोअर कंसंट्रेशन, कम सांद्रता, और इधर क्या है, अधिक सांद्रता। इधर जो भी विलयन है या जो भी हमारा मीडियम है वो क्या है, अधिक सांद्रता का है। तो इसमें क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होगी वो कैसी होगी कि ये जिधर कम सांद्रता है उधर से मॉलिक्यूल अधिक सांद्रता की ओर मूवमेंट करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि लोअर कंसंट्रेशन से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर मॉलिक्यूल्स गति करेंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस। इधर क्या सांद्रता अधिक होगी, हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गई कि इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, उस मेम्ब्रेन के माध्यम से दोनों सेपरेट विलयन होंगे। ठीक है, विलयन या फिर जो भी मीडियम है, तो उसमें जो कम सांद्रता के मॉलिक्यूल्स हैं वो अधिक सांद्रता की मॉलिक्यूल्स की ओर गति करेंगे, और कब तक करते गए रहेंगे, जब तक दोनों माध्यम की सांद्रता समान ना हो जाए। ठीक है, इधर की भी सांद्रता और इधर की भी सांद्रता जब समान हो जाएगी तो ये मतलब समान का मतलब साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम हो जाएगी, तो ये मूवमेंट रुक जाएगा, नहीं तो ये लगातार प्रोसेस चलती रहती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एक किशमिश का है, रेजिन्स का जिसको बोलते हैं। तो किशमिश को क्या करते हैं कि हम जब ताजे जल में रखते हैं तो उसमें क्या किशमिश कुछ समय के बाद फूल जाती है, तो उसको हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है, एंडो ऑस्मोसिस का मतलब कि उसमें मॉलिक्यूल्स जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो रेजिन के अंदर जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है बाहर, उसके माध्यम से वो अंदर प्रवेश करते हैं, और कुछ समय के बाद क्या है कि जो पानी की कम सांद्रता के मॉलिक्यूल्स हैं वो
जो रेजिन है, रेजिन में क्या होता है, कोई भी शुगर होगी तो शुगर के पार्टिकल्स की जब तक सांद्रता समान नहीं हो जाती, जब तक मॉलिक्यूल्स गति करते रहते हैं। इसी तरह से अगर हम कोई ताज़ा अंगूर ले लें, उस अंगूर को क्या है, एक कंसंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन में हम उसको रख दें, तो उससे क्या है कि कुछ समय के बाद अंगूर सिकुड़ जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम, एक्जो ऑस्मोसिस। वो भी एक ऑस्मोसिस की प्रोसेस है। इसका एक एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट क्या है उसको देख लेते हैं कि किस तरह से इसको डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। एक स्टैंड होगा, ठीक है, इस स्टैंड में क्या है, एक थिसिल ट्यूब होगी, एक हम इसको स्टैंड समझ लेते हैं, ठीक है। इस स्टैंड में क्या रखा है, एक बीकर है। इस बीकर में क्या है कि 5% शुगर सोल्यूशन है, ठीक, क्या है 5% शुगर सोल्यूशन। मतलब 5% का हमारा चीनी का या किसी भी शुगर का विलयन है। इसमें क्या है, एक थिसिल ट्यूब रखते हैं, इस स्टैंड के माध्यम से क्या है, एक थिसिल ट्यूब जिसको बोलते हैं, वो इसमें रुकी रहती है एक स्टैंड के माध्यम से, ठीक है। थिसिल ट्यूब के बाहर क्या होगा, एक पार्चमेंट पेपर जिसको, और इसमें इसके बाहर क्या होगा, एक हम पार्चमेंट का पेपर लगा देते हैं जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करता है, ठीक है। ये क्या होगा, पार्चमेंट पेपर। इस पार्चमेंट पेपर का काम क्या है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करेगा, जिससे कोई भी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की वो मॉलिक्यूल्स गत करेंगे। और जो ये क्या है, थिसिल ट्यूब, थिसिल ट्यूब, इस थिसिल ट्यूब में क्या है कि एक सोल्यूशन भरते हैं, वो भरते हैं 10% सांद्रता का, 10% शुगर सोल्यूशन की सांद्रता जिस थिसिल ट्यूब में होगी, ठीक है। क्या है इसमें 10% शुगर सोल्यूशन, ठीक है। कम सांद्रता के किसमें है, एक बीकर में है, ये क्या है बीकर। इस बीकर में कम सांद्रता मतलब 5% शुगर सोल्यूशन है, और इस जो थिसिल ट्यूब है इसमें क्या है कि ये वाला 10% का शुगर सोल्यूशन है। और इसमें के बाहर क्या है कि पार्चमेंट पेपर, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के माध्यम से इसको हमने बंद कर दिया है। अब क्या होगा कि जब ये हो जाएगा, इसके बाद जो इस 5% मॉलिक्यूल्स के जो सांद्र मॉलिक्यूल है, ये अधिक सांद्रता की ओर गति करेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, स्टैंड हो जाएगा, पूरा स्टैंड हो जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। तो इसमें क्या है, ये 10% थिसिल ट्यूब में है, 5% बीकर में है। तो ये पार्टिकल्स क्या है कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर इस पार्चमेंट पेपर या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के माध्यम से इसमें अंदर जाएंगे, और ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी जब तक दोनों माध्यमों की सांद्रता समान नहीं हो जाती है। इसी तरह से अगर हम बात करें एंडो ऑस्मोसिस और एक्जो ऑस्मोसिस, ठीक है, क्या एंडो ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस में क्या था कि मॉलिक्यूल्स अंदर की ओर गति करते हैं, जैसे रेजिन, ठीक है। रेजिन का मतलब क्या होता है, किशमिश, किशमिश, ठीक है। किशमिश में क्या होता है, अगर हम किशमिश को पानी में रख दें तो किशमिश फूल जाती है, ठीक है। ये किशमिश को हम एक बीकर में रख देते हैं, और इसमें क्या है कि सिंपल हमारा पानी है, वाटर है, ठीक है। इस वाटर में कुछ समय के बाद ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी, जिससे ये क्या होगा, जो ये किशमिश है ये फूल जाएगी, ठीक है। किस प्रोसेस के कारण, ऑस्मोसिस के कारण, ये रेजिन, ठीक है। ये वाटर सिंपल वाटर है, तो इसमें क्या है कि पानी की सांद्रता कम है, और इस
रेजिन की या किशमिश की सांद्रता इसमें शुगर सोल्यूशन ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा, तो ये क्या कहलाएगा, एंडो ऑस्मोसिस। इसी तरह से दूसरा क्या, एक्सो ऑस्मोसिस, उसको देख लेते हैं। एक्सो ऑस्मोसिस में क्या था, ठीक है, एक्सो ऑस्मोसिस क्या बोलते हैं, बहिःपरासरण, ये अंतः परासरण एंडो ऑस्मोसिस को, ठीक है। एंडो ऑस्मोसिस क्या है, अंतः परासरण, और एक्सो ऑस्मोसिस क्या है, बहिःपरासरण, मतलब बाहर की ओर मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं। इसमें क्या है, इसको देख कि इसमें क्या है, एक हम अंगूर को, ठीक है, किस में रखेंगे, एक शुगर सोल्यूशन में, कंसंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन। ये क्या है, कंसंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन, मतलब बहुत ही अधिक सांद्र शुगर का सांद्र विलयन, कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। इसमें क्या रखते हैं हम, एक अंगूर को रखेंगे। एक अंगूर कैसा होगा, फूला हुआ ताजा अंगूर होगा जिसमें शुगर की सांद्रता कुछ कम होती है, तो इसको क्या रखेंगे, तो ये एक्सो ऑस्मोसिस के प्रोसेस के द्वारा ये क्या कुछ समय के बाद कैसा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। इसकी जो बाहरी परत है वो कैसी हो जाएगी, हल्की सी सिकुड़ जाएगी। तो ये किसके कारण होगा, एक्सो ऑस्मोसिस के माध्यम से। इसमें जो पानी के, जो इसके अंगूर के अंदर जो शुगर सोल्यूशन है वो बाहर की तरफ मूवमेंट करेगा, तो ये क्या एग्जाम्पल हो जाएगा एक्सो ऑस्मोसिस का, ए बी, ए और बी, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या है कि मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन से अधिक कंसंट्रेशन या हायर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करते हैं, और ये दो तरह का हो जाएगा, एंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस में क्या है कि रेजिन को हम एक प्लेन वाटर में रखते हैं, ताजे पानी में रखते हैं, जो कि कुछ समय के बाद ऑस्मोसिस या एंडो ऑस्मोसिस या फिर अंतः परासरण के माध्यम से ये फूल जाएगी किशमिश। और दूसरा क्या, एक्सो ऑस्मोसिस, उसमें क्या है कि जब हम अंगूर को, ताजे अंगूर को किस में रखेंगे, सांद्रित शुगर के विलयन में, ठीक है, कंसंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन में रखेंगे, तो वो क्या है, पिचक जाएगा कुछ समय के बाद, एक्सो ऑस्मोसिस की क्रिया के बाद। ये सिंपल एक प्रोसेस, ये एक्सपेरिमेंट था। एक 10% शुगर सोल्यूशन किस में रखा था, थिसिल ट्यूब में, और इसके बाद एक पार्चमेंट पेपर को हम थिसिल ट्यूब को ऊपर से ढक दिया, और बाहर क्या होगा, बीकर में एक 5% का शुगर सोल्यूशन होगा। तो इसमें क्या है कि मॉलिक्यूल्स 5% से 10% की ओर मूवमेंट करेंगे। इसके बाद इसी ऑस्मोसिस में दो तरह के, तीन तरह के विलयन होते हैं, जिसको हम आइसोटोनिक या फिर आइसोटोनिक मतलब समपरासरी विलयन बोलते हैं, या फिर हाइपरटोनिक होता है एक, और हाइपोटोनिक। इनको देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्या था, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है कि जब हमारी सेल, कोई कोशिका को हम समझने के लिए, ये हमारी सेल है, इस सेल का सॉल्यूशन, इस सेल की कंसंट्रेशन, इसकी सांद्रता जो बाहर विलयन है, ठीक है, जो बाहर विलयन है उसकी सांद्रता से समान हो, ठीक है। ये सेल है, कोशिका। सेल की जो साइटोप्लाज्म है या उसका जो जीव द्रव्य है उसकी सांद्रता, और हमारे बाहर पानी की या फिर जो भी सोल्यूशन है उसकी सांद्रता, दोनों की जब सांद्रता समान होती है, तो इस जो बाहर का विलयन है इसको बोलते हैं हम आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक का मतलब समपरासरी विलयन, समपरासरी विलयन बोलते हैं, ठीक है। दोनों की सांद्रता समान होगी, सेल की, कोशिका की भी और इस विलयन की भी सांद्रता समान है, ठीक है, समान सांद्रता दोनों तरफ, ठीक है, कोशिका के साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य की सांद्रता और बाहर के विलयन की सांद्रता।
या सोल्यूशन की सांद्रता। तो ये क्या कहलाएगा? आइसोटोनिक सोल्यूशन, बाहर वाला। ठीक है। इसी तरह से दूसरा क्या है? हाइपरटोनिक। दूसरा क्या है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है। हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है हिंदी? अति पराशरी। ठीक है, क्या होगी? अति पराशरी विलयन। हाइपरटोनिक, इसमें क्या है कि जब ये बाहर का जो विलयन है इसकी सांद्रता अधिक होगी। ठीक है, इधर दोनों की समान सांद्रता, और इसमें क्या हो जाएगा हाइपरटोनिक में, जब बाहर के विलयन की सांद्रता, बाहर के विलयन की सांद्रता कैसी होगी? अधिक होगी, कोशिका से अधिक होगी। ठीक है, कोशिका के विलयन से अधिक जब होगी तो क्या कहलाएगा? हाइपरटोनिक या फिर अति पराशरी विलयन। इसी तरह से एक थर्ड क्या है? हाइपोटोनिक। ठीक है, थर्ड क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अधोपराशरी। ठीक है, क्या है ये? अधोपराशरी विलयन। तो अधोपराशरी विलयन क्या होगा कि जब जो बाहर की सांद्रता है इसकी सांद्रता कोशिका की विलयन या कोशिका के जो कोशिका द्रव्य है उसकी सांद्रता से जब कम होगी तो उसको क्या बोला जाएगा? हाइपोटोनिक। इसमें क्या है कि जो बाहर का विलयन है, बाहर के विलयन की सांद्रता कम होगी। तो इसको क्या बोला जाएगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो इस तरह से क्या हो गया कि इस ऑस्मोसिस के आधार पर तीन तरह के विलयन होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। आइसोटोनिक, जब सेल के कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म और बाहर का जो विलयन है उसकी सांद्रता जब समान होती है तो उसको आइसोटोनिक विलयन बोलते हैं। जब हाइपरटोनिक, जब बाहर के विलयन की सांद्रता अधिक होगी तो उसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक या अतिपराशरी विलयन। इसी तरह से हाइपोटोनिक विलयन। हाइपोटोनिक विलयन में क्या है कि बाहर कोशिका से जो कोशिका द्रव्य या उसका जो साइटोप्लाज्म है उसकी सांद्रता बाहर के विलयन की सांद्रता से कम है। ठीक है, मतलब कोशिका के विलयन की सांद्रता अधिक और बाहर के विलयन की सांद्रता कम। तो ये क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक या अधोपराशरी विलयन। इस तरह से इसको बहुत सारे जो कारक हैं वो प्रभावित भी करते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, सॉइल सोल्यूशन हो गया, या फिर सॉलिड पार्टिकल्स हो गए। इसी तरह से इसमें क्या है कि कुछ सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जब जल अवशोषण होता है। ठीक है, पौधे क्या करते हैं? जल का अवशोषण करते हैं। जल अवशोषण, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, जल का अवशोषण पौधों की जड़ों के माध्यम, जड़ों के द्वारा। तो वो क्या कहलाता है? एक ऑस्मोसिस की प्रोसेस के द्वारा ही पौधे जल का अवशोषण करते हैं, पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। इसी तरह से क्या है कि जो हमारा प्लांट बॉडी है, कोई भी प्लांट है, ठीक है, ये रूट सिस्टम हो जाएगा। तो इसमें क्या है, जितने भी मॉलिक्यूल्स या जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उन सभी का जो मूवमेंट है, ठीक है, उसका क्या होता है? जब स्थानांतरण होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, मतलब यदि कोई भोजन या कोई अन्य जल का अवशोषण है, ठीक है, इसमें क्या होगा? जल, ठीक है, पत्ती का जल या जड़ ने जो अवशोषित किया हुआ वाटर है, एब्जॉर्ब्ड वाटर है, ठीक है, वो वाटर किसके माध्यम से स्थानांतरित होगा? इस ऑस्मोसिस की क्रिया के द्वारा ही जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा। मतलब जल किसके द्वारा अवशोषित होता है? जड़ के माध्यम से। फिर वो जड़ में पहुंचेगा। जड़ से कहाँ पहुंचेगा? पत्ती में पहुंचेगा, तने में पहुंचेगा, फल में, फ्रूट,
या फिर फूल में पहुंचेगा। किसके माध्यम से? इस ऑस्मोसिस की क्रिया के द्वारा ही जल का स्थानांतरण होता है। इसी तरह से जो पत्तियां होंगी, ठीक है, लीव्स में क्या होता है? स्टोमेटा होते हैं। तो ये स्टोमेटा भी जो खुलने और बंद होने की प्रोसेस है, ये भी टर्गिडिटी मतलब इस ऑस्मोसिस की प्रोसेस के माध्यम से ही संपन्न होती है। ठीक, मतलब स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की प्रोसेस भी इसके द्वारा होती है, ऑस्मोसिस की क्रिया के द्वारा। इस तरह से ये क्या है कि एक तरह से ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए। डिफ्यूजन में क्या होता है कि मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर, ठीक है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूवमेंट करते हैं। किसमें? डिफ्यूजन में। लेकिन जो ऑस्मोसिस है उसमें कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर मॉलिक्यूल्स गति करते हैं। और बहुत सारे एग्जांपल्स, जैसे अगर हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं इसमें जल का अवशोषण, जल का स्थानांतरण या स्टोमेटा के खुलने या बंद होने की प्रोसेस। इसी तरह से हमने किसमें पढ़ा था? जो डिफ्यूजन की प्रोसेस थी उसमें क्या था कि बहुत सारे, जैसे हमने परफ्यूम का एक एग्जाम्पल लिया कि परफ्यूम की शीशी खोलने तो उसकी सुगंध फैलती है, कॉपर सल्फेट या जिसको तूतिया बोलते हैं, ठीक है, वो उसके पार्टिकल्स को हम अगर बीकर में रख दें तो वो पूरे बीकर का रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। किसके कारण? डिफ्यूजन के कारण। इसी तरह से अगर हम अगरबत्ती को जला के रख दें तो उसका धुआं और उसकी स्मेल क्या है? पूरे कमरे में या जहाँ भी उसकी फैलनी होगी, जहाँ भी सांद्रता कम होगी, वहाँ वो मॉलिक्यूल्स गति करेंगे, ठीक है, धुएं के या फिर उसकी जो स्मेल है अगरबत्ती या धूप बत्ती। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। और इसी तरह से बहुत सारे पौधों की और भी प्रोसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन का, जो ऑक्सीजन क्या होती है? पत्तियों से बाहर निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियां अंदर ग्रहण करती हैं। तो अंदर जो ग्रहण करने की प्रोसेस है वो किसके माध्यम से होती है? डिफ्यूजन के माध्यम से। और डिफ्यूजन के माध्यम से ही कार्बन ऑक्सीजन हमारी वायुमंडल में पहुंचती है। इसी